तो साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। इस समय इतिहास की क्लास में मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। उसके अंतर्गत आज की पाँचवीं क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। देखिए, जो क्लास है सारी क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी, आप भी इसका लाभ उठाइए। बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इसमें जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कल की जो हमारी क्लास थी वह थी दिल्ली का अपना इतिहास जो है उसके विषय में अध्ययन किए थे। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश हैं जिन्होंने विभिन्न समयों में दिल्ली पर शासन किया तुर्कों ने। उसके बाद हाँ, उन पांचों को हमने क्रमवार एक करके, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद वंश हो और लोधी वंश, इन जो तमाम इन वंश से संबंधित शासक थे उनका जो समय है और उनके नाम क्रमशः हमने अध्ययन किया था। देखिए, उसके बाद अब हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने राजवंश हैं अब उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, उसके अंतर्गत आज जो ममलूक वंश है जिसे गुलाम वंश कहा गया, ठीक, या दास वंश, ठीक। अब इसके अंतर्गत देखिए, जो पहला शासक इसमें है गुलाम वंश के अंतर्गत, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1210, ठीक है। अब इसके विषय में एक एक करके हम चर्चा करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने दिल्ली सल्तनत पर कब शासन किया? 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने अपनी राजधानी को बनाया लाहौर को, ठीक है। अब देखिए, जो ऐबक शब्द है, जो ऐबक शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, जो ऐबक है वह ऐ और बेक, ए और बेक शब्द से बना है। ए का अर्थ होता है चंद्रमा और बेक का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ है वह है चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। अब इसी को लेकर के मिनहाजुद्दीन सिराज जो हैं उन्होंने कहा ऐबक की अंगुली टूट गई थी जिसके कारण उसको एबकेशल रद हाथ से लूला उपनाम दिया गया है। आपको ध्यान देना है, परीक्षा में अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन संभाव्य प्रश्नों में इसको जोड़ सकते हैं कि मिनहाज की कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश या ममलूक वंश का शासक है जिसे हाथ से लूला या एबकेशल नाम से उपनाम से जाना जाता है, तो वह है ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके विषय में जानकारी किसने दी थी? मिनहाजुद्दीन सिराज ने। मिनहाजुद्दीन सिराज कहते हैं कि देखिए, ऐबक का जो है वो हाथ की अंगुली टूट गई थी। और वैसे भी अपने यहाँ एक कहावत है, अगर किसी के हाथ में कोई डैमेज है, कहीं लोग स्वाभाविक रूप से कह भी देते हैं कि देखिए ये लूला जा रहा है, ठीक है। इसी कारण वह एबकेशल शब्द का प्रयोग मिनहाज करता है ऐबक के लिए, ठीक है। आपको ध्यान देना है। अब देखिए, जो ऐबक है उसकी कुछ अपनी उपाधियां हैं। उपाधियों के अंतर्गत देखिए, इसकी जो पहली उपाधि है, पहली उपाधि की बात करें वह है पील बख्श। पील बख्श, पील बख्श का अर्थ है हाथियों का दान देने वाला, ठीक है। अब आगे देखिए, जो दूसरी इसकी उपाधि है वह है लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब है लखता या लाखों का दान देने वाला, लाखों की बख्शीश देने वाला। अब तीसरी इसकी जो उपाधि है वह है कुरान खां की, कुरान खां, ठीक है। उसके बाद जो कुरान खां इसकी उपाधि क्यों पड़ी? क्योंकि जो कुरान की पंक्तियां थी
इसे काफी तेज आवाज में यह पढ़ता था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसके बाद हुआ है हातिम द्वितीय। ठीक है, हातिम द्वितीय के बाद यहाँ पे देखिए मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी एवं सिपाह सालार की उपाधि दी थी। आपको ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने केवल मलिक और सिपाह सालार की उपाधि धारण करके दिल्ली का शासक बना। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे भी दिया गया कि राज्यारोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वह मलिक एवं सिपाह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा, न कि ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्का चलाया। देखिए, दिल्ली सल्तनत में अगर तुर्क राज्य की साम्राज्य की स्थापना करने वाला कोई है तो वह पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, तो इसने केवल जो गोरी द्वारा उसे उपाधि दी गई थी मलिक और सिपाह सालार, उसी को वह लेकर के संतुष्ट था। जो ऐबक है उसने कभी भी अपने नाम का न कोई सिक्का चलवाया और ना ही अपने नाम का कोई खुतबा। ठीक है, अब आगे देखिए, यही कारण है कि फिरोज तुगलक ने खुतबे में दिल्ली के पूर्व सुल्तानों की सूची में ऐबक का नाम शामिल नहीं किया है। अब आपको ध्यान देना है, जो फिरोज शाह तुगलक है, जो तुगलक वंश का शासक था, उसने जब खुतबा पढ़वाया अपने शासनकाल में तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने शासक हुए थे उन सभी नामों को उसने खुतबे में पढ़वाया था, जितने सुल्तान पद को धारण किए थे। लेकिन उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम उसने खुतबे में नहीं शामिल कराया, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने सुल्तान पद को धारण किया था, लेकिन सुल्तान जो पदवी है इसकी उपाधि उसने धारण नहीं की थी। ठीक, अब आगे देखते हैं। 3 वर्ष बाद गौर के सुल्तान महमूद से ऐबक को दासता मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, जो ये शासक बना, शासक बनने के बाद गौर की जो उसका मूल साम्राज्य था कि गौर के जो सुल्तान थे महमूद से ऐबक को एक चिट्ठी में मिलती है जिसमें यह कहा गया है कि अब ऐबक को दासता से मुक्ति करवा दो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे उसने ऐबक को दासता से मुक्त किया और सर्वप्रथम सुल्तान कहा। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा। फिरोज कोह से इस सम्मान को लाने वाले थे निजामुद्दीन मोहम्मद अर्थात हसन निजाम। ध्यान दीजिएगा, जब ऐबक को दास्ता से मुक्त की गई तो उसे जो प्रतीक चिन्ह उसे देना था उस प्रतीक चिन्ह को गौर से ला करके यहाँ दिल्ली में उसे वह सम्मान देने वाले थे निजामुद्दीन मोहम्मद, जिसे हसन निजामी कहा गया है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि सब परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दिया ऐबक दास या ममलूक वंश का संस्थापक था। ठीक है, ऐबक दास या ममलूक वंश का संस्थापक था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्योंकि इसने भारत में तुर्की राज्य को
मध्य एशिया राजनीति से बचाए रखा, इसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयत्न किया और बनाए भी रखा। अर्थात इसमें यह बात कही गई कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह भारत में तुर्की राज्य का जो विस्तार गोरी ने किया था उसको यहाँ पर स्थापित करने का काम किया था सबसे पहले। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसमें भारत में जब वो स्थापना कर रहा था, धीरे धीरे अपनी पैठ को जमा रहा था यहाँ पे, उसने क्या किया, जो तुर्की राज्य है एशिया की, उसको यहाँ पर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करने दिया, राजनीति का शिकार यहाँ पे नहीं होने दिया। और वह क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया कि धीरे धीरे अपनी जो स्थिति है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र बनाने में कामयाब रहा। ठीक है, और जब कामयाब रहा धीरे धीरे वह एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना या फिर तुर्की राज्य की स्थापना दिल्ली में कर दी। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं आगे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो प्रारंभिक जीवन है अब उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन काल। ठीक है, अब देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह ऐबक जनजाति का तुर्क था। ऐबक जनजाति का वह तुर्क था। यह जनजात अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, वह सुंदर नहीं था। इसके माता पिता जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो माता पिता थे वह काफी गरीब थे, इसीलिए बचपन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी अब्दुल अजीज कोकी को निशापुर ले जाकर के, जो निशापुर फारस में है, ले जाकर के उसे बेच दिया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे गरीबी ऐसी चीज थी वहाँ, मतलब उस समय गरीबी इतनी ज्यादा थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर, जो कि फारस में है, वहाँ के जो काजी थे अब्दुल अजीज कोकी, उसके माध्यम से कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर के बाजार में बेच दिया गया। ठीक है, अब देखिए, काजी अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए वह अबू हनीफ द्वितीय कहलाता था। जो काजी है अब्दुल अजीज कोकी, वह अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता था, इसीलिए लोग उसे अबू हनीफ द्वितीय कहते थे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आया है औफी, जो इतिहासकार, उन्होंने कहा वह ऐसा काजी था जो सुल्तान निशान अर्थात शासक पहचानने वाला था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए, जिस तरीके से जो कौटिल्य थे, जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजकीलम खेल को खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को देखा तो उन्हें लगा कि यह बच्चा भविष्य में एक महान सम्राट बन सकता है। ठीक, जब उनको वहाँ पे उन्होंने खरीद लिया, उसी तरीके से जो काजी थे अब्दुल अजीज कोकी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐबक को जब देखा तो उन्हें लगा कि यह बच्चा, इसमें शासक बनने की योग्यता है। ठीक है, इसीलिए उसे अपने पास रख लिया। अब देखिए, काजी की मृत्यु के बाद, जब काजी की मृत्यु हो जाती है तो जो काजी के पुत्र थे उनके पुत्रों ने ऐबक को जो काजी अब्दुल अजीज कोकी थे, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनके जो पुत्र थे, उनके जो लड़के थे, ऐबक को गजनी में गोरी के हाथ बेच दिया। ठीक है, अब गोरी ने इसे अमीर ए आखोर या अश्वशाला का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, देखिए, पहली बार जो बेचे गए कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके माता पिता ने
जो वहाँ के काजी थे, अब्दुल अजीज कोकी, जो निशापुर के निवासी थे, उनके हाथों में इन्हें बेच दिया था। जब अब्दुल अजीज कोकी की मृत्यु हो गई तो अब्दुल अजीज कोकी के जो लड़के थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को ले जाकर के गजनी में जो गोरी है उनके हाथ में बेच दिया। जब गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त किया तो इसकी गुणवत्ता को देख करके, इसके अंदर जो क्वालिटी है, जो नेतृत्व करने की क्षमता है, इसे देखते हुए गोरी ने इसे अपने साम्राज्य में अश्वशाला का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, अश्वशाला का अध्यक्ष अर्थात अमीर ए आखोर। आपको ध्यान देना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, अमीर ए आखोर जो पद है यह किससे संबंधित है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो समझ लीजिए अमीर ए आखोर जो है वह है अश्वशाला का अध्यक्ष का पद। ठीक है, अब आगे देखिए। अब 1192 ईस्वी के बाद गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। आपको ध्यान देना है, परीक्षा में पूछा भी जाएगा कि गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार कब नियुक्त किया, तो 1192 ईस्वी में नियुक्त किया। अब यहाँ पे देखिए, 1192 से लेकर के 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। आपको ध्यान देना है, भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम किया। अब आगे देखिए, 1206 में ऐबक शासक बना। उसके बाद एक इतिहासकार है, उनका नाम है फक्रे मुदब्बिर। क्या नाम है इतिहासकार का? फक्रे मुदब्बिर। फक्रे मुदब्बिर कहते हैं कि 1205 में ही गोरी ने उसे अपना वली अहद या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे मलिक का पद प्रदान किया। आपको ध्यान देना है, फक्रे मुदब्बिर जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 1205 ईस्वी में गोरी ने ऐबक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे मलिक की उपाधि प्रदान की। जो उत्तराधिकारी है इसे कहा जाता है वली अहद। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं थे। अब बताइए, जो मोहम्मद गोरी है ये निसंतान थे, इनकी कोई भी पुत्र नहीं थे। लेकिन मृत्यु से पूर्व गोरी ने कहा कि अन्य सुल्तानों को एक या दो बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे 1000 बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर परीक्षा में कोट करके पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने कहा, जो कि निसंतान था। ठीक है, गोरी ने कहा कि अन्य सुल्तानों को एक या दो बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे 1000 बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम। तो यहाँ पे आपको जो उत्तर लिखना होगा वह है मोहम्मद गोरी ने आपको कहा था। ठीक, अब देखिए आगे। अतः गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके 3 गुलाम ऐबक, नासरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दौस उसके साम्राज्य के 3 दावेदार हुए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब गोरी की मृत्यु हो गई तो उसके साम्राज्य के 3 दावेदार सामने आए। पहला उसमें नाम था, जो महत्वपूर्ण गुलाम थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो दूसरे इसके महत्वपूर्ण गुलाम थे उनका नाम था नासरुद्दीन कुबाचा, और जो तीसरा गुलाम था मोहम्मद गोरी का उसका नाम है ताजुद्दीन एल्दौस। ठीक है, यही जो थे ये मोहम्मद गोरी का जो साम्राज्य था उसको संभालने वाले थे। अब देखिए, अब आगे चलते हैं
ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था। ध्यान देना है कि जो ऐबक है वह लाहौर से शासन कर रहा था, तो जो कुबाचा है, नासरुद्दीन कुबाचा जो है वह सिंध में शासन कर रहा था, और जो ताजुद्दीन यल्दावज है यह गजनी का सुल्तान बना रहा। अब देखिए इसी आधार पर यल्दावज ने दिल्ली का दावा किया। ठीक, अब देखिए जो ताजुद्दीन यल्दावज है वह गजनी का शासन बना, ठीक है, सुल्तान बना, तो यह कहा कि जिस तरीके से गजनी का दिल्ली पर प्रभाव है उसी को लेकर के हम यह कहते हैं कि जो दिल्ली है वह हमारे साम्राज्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए यल्दावज और कुबाचा ये ऐबक के प्रतिद्वंदी बन गए। ठीक है, अब ऐबक क्या करता है, ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया, अर्थात उसे अपनी बहन का विवाह करके जीजा साले का संबंध बना दिया। ठीक है, जिसके कारण उसका विरोध शांत हो गया। अब यहाँ पे ऐबक जो है कूटनीतिक तरीके से काम करना शुरू किया, तो उसके सामने दो प्रतिद्वंदी थे। पहले का नाम था ताजुद्दीन यल्दावज और दूसरे का नाम था नासरुद्दीन कुबाचा। उसने क्या किया कि उसकी एक बहन थी, अपनी बहन का विवाह वो नासरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। जब शादी कर दिया तो वह रिश्तेदारी में बदल गए, और जब रिश्ता बदल गया तो रिश्ता बना जीजा और साले का। ठीक है, जब जीजा साले का रिश्ता बना फिर जो कुबाचा का विरोध था वह शांत हो गया, लेकिन यल्दावज की तरफ से उसे लगातार खतरा बना रहा। यही कारण है कि प्रभावशाली सुरक्षा की दृष्टि से ऐबक हमेशा अपनी राजधानी लाहौर में रहा, अर्थात वह उसके बाहर नहीं निकल पाया। उसे दिल्ली में रहने का अवसर कभी नहीं मिल सका। ठीक है, अब आगे देखिए यल्दावज ने जब दिल्ली पर अपना दावा किया तो ऐबक ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब जब यहाँ पे ताजुद्दीन यल्दावज क्या किया कि कहा भैया दिल्ली पर हमारा दावा है, और जब अपना वहाँ पे दावा ठोका तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि भैया यहाँ पे हमने सब कुछ स्थापित किया है, हम यहाँ पे अपना सब कुछ देखेंगे दिल्ली में, और तुम वहाँ पे गजनी में अपनी शासन सत्ता को संभालो। ठीक, और इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध तोड़ दिया। जब यहाँ पे उसने अपना दावा ठोक दिया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह जब पहले कुछ न कुछ गजनी से सलाह भी लेता था, अब पूरी तरीके से सलाह लेना बंद कर दिया, पूरी तरीके से अपने जो संबंध थे उसको खत्म कर दिया। अब वह दिल्ली पर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे एक ऐसा संजोग बना कि यल्दावज जो है वह परेशान हो गया। अब परेशान किस लिए हुआ कि जब इस समय दिल्ली के साथ उसकी कशमकश चल रही थी, उसी समय लगभग गजनी के ऊपर ख्वारिज़्म शाह ने हमला कर दिया। ठीक, जिससे यल्दावज गजनी छोड़कर पंजाब भाग गया। ठीक, यहाँ ऐबक ने यल्दावज को हरा दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस समय गजनी का जो शासक था ताजुद्दीन यल्दावज, वह दिल्ली पर अपना दावा ठोक रहा था, इसको प्राप्त करना चाहता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया कि गजनी से पूरी तरीके से अपने संबंध को तोड़ दिया और दिल्ली पर स्वतंत्र शासन करने लगा, और यल्दावज की जो मांग थी उसे अस्वीकार कर दिया। और उसी समय लगभग उसी समय एक ख्वारिज़्म शाह है, उसने ताजुद्दीन यल्दावज का जो साम्राज्य था गजनी, उस पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो यल्दावज क्या किया, गजनी से
भाग गया अपने आप को बचा करके, भाग कर कहाँ गया, भाग कर गया पंजाब। और जब पंजाब आया तो उसकी स्थिति कमजोर हो गई थी। जब पंजाब आया तो ऐबक यहाँ पर था। ऐबक क्या किया, एलदौज पर हमला करके उसे यहाँ पर हरा देता है। ठीक है, अब देखिए जब एलदौज को ऐबक ने पंजाब में हराया, इस समय गजनी का सिंहासन खाली हो गया। यहाँ गजनी पर तो कोई था नहीं, तो वहाँ यहाँ की जनता ने ऐबक को बुला लिया कि भैया ऐबक आप आइए, अब यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था देखिए। अब देखिए ऐबक वहाँ पे चला गया। ऐबक जब वहाँ पे गया 40 दिन बाद जनता का ऐबक से मोह भंग हो गया। भाई शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, और जब वहाँ पे ऐबक गया, गजनी पर शासन करने लगा, तो 40 दिन का समय बीता था, जनता का धीरे धीरे ऐबक से मोह भंग होने लगा। और जब भंग होने लगा तो वहाँ की जनता जो थी वह ऐबक के खिलाफ विद्रोह पर उतर आई। ठीक है, जब ऐबक के खिलाफ विद्रोह होने लगा तो ऐबक क्या किया, वह गजनी छोड़कर पुनः लाहौर भाग आया। जब यहाँ भाग आया हो तो एलदौज क्या किया, एलदौज एक बार फिर गजनी का शासक बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक उपलब्धियां, किसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब देखिए यहाँ पे, अब एक एक करके हम कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए जो पहली उसकी उपलब्धि है, अगर उसकी चर्चा करें तो ऐबक के दरबार में ताज उल मासिर, ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह विद्वानों का संरक्षक भी था। ठीक है, उसके दरबार में ताज उल मासिर एक किताब है, क्या नाम है उसका, ताज उल मासिर, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। उसके जो लेखक हैं हसन निजामी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा करते थे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है, तो वह है ताजुल मासिर। अब परीक्षा में यह प्रश्न घुमाएगा कि ताज उल मासिर का लेखक कौन है, तो हसन निजामी है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न और बन जाएगा कि जो हसन निजामी है वह किसके दरबार से संबंधित था, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार से। अब यही जो हसन निजामी है, ये कहते हैं कि दिरहम दीनार नामक सिक्का चलाने वाला कौन था, ऐबक था। ठीक है, जबकि अभी तक उसका कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। भाई हसन निजामी तो कह दिए कि जो ऐबक है वह दिरहम और दिनार नामक सिक्का चलाया, लेकिन इन सिक्के का प्रमाण अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे नाम आता है, एक नाम है फक्रे मुदब्बिर। क्या नाम, फक्रे मुदब्बिर। ये कौन थे, ये थे ऐबक का पहला वजीर बना। जो फक्रे मुदब्बिर है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के वजीर के रूप में, पहले वजीर के रूप में काम किए थे। यहाँ पे प्रश्न भी बनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला वजीर या वजीर कौन था, तो उसका नाम था फक्रे मुदब्बिर। ठीक है, फक्रे मुदब्बिर भारत के सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि जो फक्रे मुदब्बिर हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के वजीर बने, वह भारत में सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। फक्रे मुदब्बिर, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है आदाब उल हर्ब। क्या नाम है, आदाब उल हर्ब, अर्थात शुजात। ध्यान दीजिएगा,
फक्रे मुदब्बिर की पुस्तक अधिकांशतः पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि आदाब उल हर्ब पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है फक्रे मुदब्बिर। आदाब उल हर्ब पुस्तक को शुजात भी कहा जाता है, सॉरी कहा नहीं जाता, इसमें आपको ध्यान देना गलत हो गया यहाँ पे कि इसने जो पुस्तकों की रचना की आदाब उल हर्ब और शुजात, ये दो पुस्तकों की रचना फक्रे मुदब्बिर ने की। अब आगे देखते हैं। फक्रे मुदब्बिर ने 1206 ईस्वी में सजरा ए अंसद एक पुस्तक किसने और लिखी थी, उसका नाम था सजरा ए अंसद। ठीक है, फक्रे मुदब्बिर ने 1206 ईस्वी में पुस्तक लिखी जिसका नाम है सजरा ए अंसद। ठीक है, अब आगे देखिए। आदाब उल हर्ब आदाबुल मुलुक व किफायतु मुलुक का एक हिस्सा था जो इल्तुतमिश के काल में लिखा गया। ठीक है, अब आगे देखिए जो तीसरा बिंदु यहाँ पे है इसकी चर्चा करते हैं। ऐबक ने दिल्ली में, अब बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम अर्थात इस्लाम की ताकत और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इन दोनों स्थानों पर मस्जिद का निर्माण करवाया। आपको ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 2 मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, दिल्ली में 2 स्थापत्यकार करवाए जिसमें पहला है कुव्वत उल इस्लाम और दूसरा है दिल्ली में बनवाया कुतुब मीनार की नींव इसने रखी। ठीक है, अब अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया मस्जिद। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऐबक ने कितनी मस्जिदों का निर्माण करवाया, तो ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया जिसमें एक दिल्ली में था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दूसरा था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़े के विषय में हमने बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए आगे इतिहासकार हैं डॉक्टर हबीबुल्लाह। डॉक्टर हबीबुल्लाह कहते हैं ऐबक में तुर्कों की निर्भीकता थी, फारसियों की परिष्कृतता थी जो उसकी अभिरुचि है, परिष्कृत अभिरुचि है। ऐबक में शालीनता थी, ईरानी उदारता और सभ्यता का मिश्रण थी। ठीक है, हबीबुल्लाह कुतुबुद्दीन ऐबक की जो स्वभाव है उसकी चर्चा करते हैं कि ऐबक में तुर्कों जैसी निर्भीकता थी, फारसियों जैसी परिष्कृत अभिरुचि थी, उसमें शालीनता थी, ईरानी उदारता एवं सभ्यता का मिश्रण था। अब आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में इतिहासकार फरिश्ता ने कहा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक कहते हैं, अर्थात जो ऐबक था वह काफी दानशील लगता है। ठीक है, तो उसी की बात करते हैं फरिश्ता महोदय। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि भैया वह अपने युग का ऐबक था। ठीक है, अब आगे देखिए। जो ऐबक थे वह न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध रहे। अब इसको लेकर के मिनहाज सिराज जो हैं वो कहते हैं कि वह एक वीर था, उदार हृदय वाला सुल्तान था, लाखों का दान करने के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। ठीक है, यह बात किसने कही, यह बात कही मिनहाजुद्दीन सिराज ने। मिनहाजुद्दीन सिराज ने कहा कि वह वीर एवं उदार हृदय सुल्तान था, लाखों का दान करने के कारण उसे लाख बख्श कहा गया।
आगे हसन निजामी कहते हैं कि ऐबक की आज्ञाओं से इस्लाम के उपदेशों का बहुत प्रचार हुआ और धर्म के सूर्य ने ईश्वर की सहायता रूपी अंबर से हिंद के देशों पर अपना प्रतिबिंब प्रदान किया। ठीक है, अब देखिए निजामी यहाँ पे कहते हैं, निजामी वो प्रशंसा करते हैं ऐबक की, कहते हैं कि ऐबक की आज्ञाओं से इस्लाम के उपदेशों का बहुत प्रचार हुआ और धर्म के सूर्य ने ईश्वर की सहायता रूपी अंबर से हिंद के देशों पर अपना प्रतिबिंब प्रदान किया। हालांकि ऐसा जो और इतिहासकार कहते हैं कि हालांकि ऐसा कहना तर्कसंगत नहीं है। उसके राज्य में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अब्दुल फजल कहते हैं उसने भले एवं महान कार्य किए थे। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं ऐबक की मृत्यु की। ऐबक की जब मृत्यु हुई, ऐबक की मृत्यु कहाँ पे हुई? लाहौर में हुई। और जब ऐबक 1210 ईस्वी में एक चौगान खेल है, ठीक है, आज किसमें पोलो कहा जाता है, घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है, उसी खेल को वह खेल रहा था और खेलते वक्त वह घोड़े से गिर गया। घोड़े से गिरने के बाद वह घायल हुआ और वह उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे वहीं लाहौर में दफना दिया गया। यहाँ पे आपको समझना है कि ऐबक की मृत्यु कहाँ पे हुई? ऐबक की मृत्यु हुई लाहौर में। ऐबक की मृत्यु कब हुई? ऐबक की मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में। ऐबक किस खेल को खेलते हुए उसकी मृत्यु हुई? तो वह था चौगान खेल, जिसे आधुनिक पोलो खेल कहा जाता है। उसी को खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। अब आपको ध्यान देना है, अगला जो प्रश्न बनेगा कि ऐबक का मकबरा कहाँ पे है, उसे दफनाया कहाँ गया? तो ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में। अर्थात इन तरीके से आपको देखना है कि जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, और बनेंगे क्या, हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब बात करते हैं आराम शाह की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी चर्चा आराम शाह की कर लेते हैं, बहुत थोड़ा इनके चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए आराम शाह है। आराम शाह 12 से 10 ईस्वी से लेकर के 1211 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, देखिए ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद लाहौर का शासक बना आराम शाह। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह जो था वह ऐबक का पुत्र था। वही मिनहाजुद्दीन सिराज जो है वो कहते हैं कि ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थीं, उसके कोई पुत्र नहीं थे। वही अबुल फजल कहते हैं कि आराम शाह ऐबक का भाई था। आराम शाह का शासन काल जो है वह केवल 8 महीने का रहा था। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया। आराम शाह जब ये शासक बना आराम शाह तो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध हो जाता है, तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया। आराम शाह के 2 मुख्य सेनानी थे, जिसका नाम था अकसुनकर एवं फरुख शाह। ध्यान देना है, प्रश्न भी बनेगा कि आराम शाह के जो तुर्की सेनापति थे, सेनानी थे, उनके नाम क्या है? उनके नाम है अकसुनक और फरुख शाह। ये दोनों इस युद्ध में मारे गए थे। बाकी आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था। वहीं इल्तुतमिश को
दिल्ली के सरदारों का समर्थन प्राप्त था। इस तरीके से आराम शाह का बहुत कुछ योगदान नहीं है, तो इनके विषय में कोई विशेष कंटेक्ट नहीं है। हाँ, इनके विषय में जब प्रश्न भी बनेगा आराम शाह के, तो यहाँ पे क्रमवार करने के लिए दे देगा कि इनका क्रम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के विषय हमने चर्चा की। ठीक है, अब जो अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे इल्तुतमिश की। ठीक है, तो धन्यवाद।